नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रैक्टिस सेट, जो कि मराठा वंश एवं प्रशासन से रहेगा। इससे पहले जो कि 11 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड कर दिया गया है, वो जो है राजवंश छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय राजवंश है या फिर छत्तीसगढ़ में जो बड़े राजवंश जिन्होंने यहाँ शासन किए हैं और उन सभी के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है, उन सभी को आप देखिए, बिल्कुल ही आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा आज से शुरू हो रहा है मराठा वंश एवं यहाँ से प्रशासन को हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें कुल टोटल सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। मराठा के बाद जो आधुनिक छत्तीसगढ़ इतिहास है, जो कि राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित रहेंगे, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बस्तर बना उस समय रतनपुर की राजगद्दी पर कौन शासन कर रहा था? आपके ऑप्शन है रघुजी प्रथम, रघुनाथ सिंह, बिंबाजी या फिर मोहन सिंह, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बस्तर बना, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना उस समय रतनपुर की राजगद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिंबाजी भोसला, ठीक है। बिंबाजी भोसले जो थे वह नागपुर के शासक थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इन्होंने प्रत्यक्ष शासन जो कि 1757 से करना शुरू किया था, ठीक है। 1787 तक का इन्होंने शासन किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे काम किए थे उस समय इन्होंने। तो देखिए, ये जो है बस्तर जो है रतनपुर की राजगद्दी पर उसी समय इन्होंने बैठा था। अर्थात देखिए, ये जो बस्तर है वो हमारा छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग कब बना? तो 1778 में बना। आप सभी को पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। 1778 में एक कोटपाड़ की संधि हुई थी, ठीक है। कोटपाड़ की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो दरियादेव ने क्या कर दिया था, पूरे बस्तर को नीलाम कर दिया था। अर्थात मराठों से, अंग्रेज़ों से, जयपुर शासक जो कि उड़ीसा के शासक थे, उन सभी से इन्होंने दरियादेव ने पूरे बस्तर को नीलाम कर दिया था। इसी वजह से ही ये जो बस्तर का क्षेत्र है, वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंडर में आने लगा वहीं से ही, ठीक है। तो उस समय शासन कर रहे थे बिंबाजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रतनपुर का अंतिम शासक जो कि मराठों के अधीन था, इनमें से कौन है? ठीक है, रतनपुर का अंतिम शासक बोल रहा है, मराठों के अधीन भी बोल रहा है। तो देखिए, 1741 में मराठों ने हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया, ठीक है। रघुजी प्रथम का सेनापति भास्कर पंत, ठीक है, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में रतनपुर में निवास कर रहा था रघुनाथ सिंह, ठीक है। रघुनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो रघुनाथ सिंह जो है 1741 में शासन कर रहा था। उसी समय भास्कर पंत ने हमारे छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्या हो गया, फिर मराठों के अधीन हो गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से मराठों ने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन चालू किया। तो ये जो था अंतिम कलचुरी शासक था, ठीक है, रतनपुर का, ठीक है, जो कि क्या रहा, स्वतंत्र रूप से रहा और प्रथम अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत भी रघुनाथ सिंह को माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर रायपुर शाखा की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में रतनपुर पूछा है, अगर रायपुर पूछता तो इसका करेक्ट आंसर अमर सिंह हो जाता, ठीक है। अमर सिंह यहाँ पर हो जाता करेक्ट आंसर अगर रायपुर पूछता तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, बिंबाजी की निसंतान मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में अगला मराठा शासक कौन बना था? तो देखिए, इसका ऑप्शन है वेंको जी, चिमना जी, परसो जी या फिर बिंबाजी। देखिए, बिंबाजी की निसंतान मृत्यु हुई थी, ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था। फिर इन्होंने, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1887 में, तो इन्होंने और इनकी पत्नी ने, दोनों ने क्या किया था, ये जो चिमना जी हैं इसी को ही गोद लिया था, ठीक है। चिमना जी जो है वह बिंबाजी के बड़े भाई का पुत्र था, अर्थात इसका बिंबाजी का ये भतीजा था। तो इसी के समय में ही इसके बाद चिमना जी जो है शासन करना शुरू किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया है, बिंबाजी के शासनकाल के दौरान कर व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन को चुने? देखिए, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। कर व्यवस्था से संबंधित कथन को चुने हैं, ठीक है, ये कौन सा नहीं है, कथन को चुने दिया है, ठीक है। कथन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कथन ए है, मराठे कर वसूली के लिए कुख्यात थे, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। मराठे जो है वसूली के लिए, कर वसूली के लिए कुख्यात थे। बिंबा जी ने कोई नया कर नहीं लगाया था, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, अर्थात दोनों सेगमेंट जो है सही हैं। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ठीक है। कथन को चुने बोला है,
तो इसमें करना क्या है, अपने को ये दोनों को चुनना पड़ेगा लग रहा है। तो कथन ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, केवल बी तो नहीं होगा, ये दोनों कथन ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बिंबा जी के शासनकाल के दौरान किस जमींदार ने जल समाधि ले ली थी। तो देखिए ये जो समाधि है, ठीक है, समाधि के धी से याद रखिएगा, समाधि के धी से याद रखिएगा धमधा। ठीक है, धमधा का शुरू में ध आ रहा है, फिर लास्ट में ध आ रहा है, इसी ध से समाधि याद रखिएगा। कहीं समाधि ली थी बोलेगा तो धमधा, और किस जमींदार ने जो है समाधि ली थी तो धमधा, और धमधा के जमींदार ने क्या ली थी ऐसे करके बोलेगा, वन में चला गया या समाधि ले ली थी या कुछ, तो समाधि। ठीक है, दोनों अर्थात दोनों के ध को आप कॉम्बिनेशन करके याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, बिंबा जी भोसले के राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ऑप्शन दिया है कादर खान, नीलू पंडित, रामचंद्र मजूमदार या कृष्ण जी मोहते। तो देखिए बिंबा जी भोसले के राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण जी मोहते। ठीक है, ये जो है राजस्व विभाग से संबंधित होते थे। रामचंद्र मजूमदार जो है वह लेखा जोखा अधिकारी होता था। नीलू पंडित आप सभी को पता है, नीलू पंत, ये जो है भास्कर पंत का पुत्र था, ये जो है सेनापति होता था। ठीक है, प्रमुख सेनापति होता था। वहीं कादर खान की बात करें तो ये जो है सैन्य विभाग से संबंधित होता था। ठीक है, सैन्य विभाग सेना का ही प्रमुख अधिकारी होता था और ये सेनापति होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, धुरंधर की उपाधि किस मराठा शासक को मिली थी। तो देखिए आपके ऑप्शन है वेंकोजी, बिंबाजी, परसोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकोजी को धुरंधर भी कहा जाता था। ठीक है, वेंकोजी को ही धुरंधर कहा जाता था। और धुरंधर की उपाधि किसने दिया था, तो रघुजी द्वितीय ने। ठीक है, रघुजी द्वितीय ने इसको धुरंधर की उपाधि दिया था। ठीक है, रघुजी द्वितीय ने इसको धुरंधर की उपाधि दिया था, किसको, वेंकोजी को। और इसको जो है छत्तीसगढ़ को जो है वेंकोजी का जागीर भी कहा जाता है। ठीक है, वेंकोजी का जागीर कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और धुरंधर की उपाधि दी थी। ठीक है, 2 फैक्ट को आप प्रमुख रूप से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, फॉरेस्टर विदेशी यात्री किस मराठा शासक के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। तो देखिए फॉरेस्टर जो है किसके शासनकाल के दौरान आए थे छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए में है बिंबाजी, ऑप्शन बी महिपत राव दिनकर, ऑप्शन सी केशव गोविंद या ऑप्शन डी वेंकोजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है महिपत राव दिनकर के समय में आया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पास जो है यह विलोपित वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पेपर में आया हुआ था, इसको मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को पता चल पाए। इसमें वेंकोजी का भी उस समय शासन चल रहा था, अर्थात वेंकोजी ने ही तो ये सूबेदारों को लगाया था, और ये महिपत राव दिनकर तो प्रथम सूबेदार थे। तो वेंकोजी जो है प्रमुख शासक था, जो कि कहाँ शासन कर रहा था, नागपुर में। और ये सूबेदार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे रतनपुर से। तो महिपत राव दिनकर के समय में तो आया था, लेकिन मेन शासक कौन था, वेंकोजी था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर रतनपुर में बोलता तो महिपत राव होता, नागपुर में बोलता तो वेंकोजी, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ बोला नहीं है। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे बस बोला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ सेगमेंट में बता देता कि रतनपुर का किसने कौन शासन कर रहे थे रतनपुर में, ऐसे करके बता देता, या फिर नागपुर में किस शासक का शासनकाल था ऐसे करके बताता ना, तो यहाँ पास बन सकता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। क्यों, मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सूबा शासन व्यवस्था किनके द्वारा लाया गया था। तो देखिए आपके ऑप्शन है महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, बिंबाजी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूबा शासन व्यवस्था तो इसको किसने लाया था, तो विट्ठल राव दिनकर ने लाया था। ठीक है, सॉरी विट्ठल राव दिनकर ने नहीं लाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सूबा शासन व्यवस्था तो वेंकोजी ने लाया था ना, वेंकोजी ने लाया था सूबा शासन व्यवस्था, क्योंकि ये सूबा के माध्यम से शासन किए। हमारे छत्तीसगढ़ तो आए भी नहीं थे, 1-2 बार आए थे, लेकिन ये जो है कंटिन्यू यहाँ नहीं आते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सूबेदारी का प्रमुख रायपुर था, सूबेदारी का मुख्यालय रायपुर था। जी नहीं, रायपुर नहीं था, यहाँ पर रतनपुर आ जाएगा। ठीक है, रतनपुर आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है बोला है ना। तो दूसरा देखते हैं, सूबेदारी व्यवस्था स्थायी था। जी नहीं, स्थायी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है अस्थायी था। ठीक है, अर्थात कभी भी इसको हटाया जा सकता था। ठीक है,
ऑप्शन सी में दिया है सैनिकों को सूबेदारों को सैनिक असैनिक मामलों को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त थे। जी नहीं, सूबेदारों को जो है सभी अधिकार प्राप्त थे, अर्थात सैनिक अधिकार भी, असैनिक अधिकार भी और वैधानिक अधिकार भी, फौजदारी मामले भी, विदेशी मामले भी, सब मामले इनको प्राप्त होते थे। ठीक है, सभी अधिकार इनको मिला दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, सत्य को पूछा है लेकिन सत्य तो तीनों नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को वो बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।